Hello students, welcome to 5 Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स को पढ़ लिया था, पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ ली थी। आज हम लोग कैपेसिटेंस की स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स वेलकम टू द कैपेसिटर चैप्टर। ये हमारा बोर्ड का सिलेबस था क्लास 12th का, जिसमें अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट, गॉस थ्योरम्स, इट्स एप्लीकेशंस, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस वर्ड कैपेसिटी से बना है और आप समझ सकते हैं कि किसी कैपेसिटी क्या है, उसी को मेजर करने को यहाँ पर कैपेसिटेंस कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो इस बात के लिए है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या कोई इंस्ट्रूमेंट कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कोई बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, ये उसकी कैपेसिटेंस को शो करती है। तो जैसे कि सपोज ये कोई बॉल लें या कोई कंडक्टिंग मटेरियल की बॉल है ये, इस पर जब आप कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पे ऑल राउंड स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कहीं भी यदि कोई चार्ज होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होगा, यानी वहां पोटेंशियल भी होगा। इस कैपेसिटेंस को जब हम चार्ज देते हैं तो आपको पता है कि चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। यानी आप किसी बॉडी को या तो कम से कम यदि चार्ज देना चाहते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को आपको देना या लेना पड़ेगा। तो अब यदि इस कैपेसिटेंस में हम कोई एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यदि पहला कोई इलेक्ट्रॉन लाएंगे यहाँ पर तो हो सकता है आपको काम बिल्कुल नेग्लिजिबल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं थी जो आपके लाने वाले इलेक्ट्रॉन को या ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करे। यानी आपको कोई वर्क एक तरह से नहीं करना पड़ेगा फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट चार्ज, जब आप यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है उसको यहाँ पर लाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन लाते हैं या ले जाते हैं तो जो पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब आपके दूसरे चार्ज पर लाने के आपको कोई वर्क करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जब आप वर्क करेंगे तो वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आप ले जाते हैं तो उस पॉइंट तक जो वर्क होगा वो उस पॉइंट तक का उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इस बॉडी पर चार्ज आप देते जाओगे इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, या इसके नियर बाय किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। अब जब इसको आप चार्ज देते जाओगे तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, साथ साथ इसके अराउंड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। आप इसको एक इन्फिनाइट चार्ज तक नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, जिसके सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ चार्ज ऐसा आ जाएगा कि वहां पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आयनाइज कर देगी, और इस प्रकार से फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब आपका जो एक्सेस चार्ज था वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज दे सकें। यानी हर कंडक्टर की उसके चार्ज होल्ड करने की एक कैपेसिटी है, और उसी को यहां पर हमने कैपेसिटेंस कहा है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम देखते हैं कि सपोज क्यू चार्ज यहां पर लाए, और इस चार्ज लाने की वजह से यहां पर क्या हो गया, कोई पोटेंशियल V क्रिएट हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल, यहां पर कैपेसिटेंस का मतलब यह है कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज आपको लाना पड़ रहा है। अब आप यदि कम चार्ज लाते हैं और पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, और यदि आप ज्यादा चार्ज लाते हैं और पोटेंशियल कम इंक्रीज करता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से यहां पर चार्ज और पोटेंशियल में एक रिलेशन बन गया कैपेसिटेंस को देखते हुए कि मोर चार्ज हायर इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ये हमको पता है। लेकिन हमको ये देखना है कि चार्ज जो आपको दे रहे हैं इसको, उसको देने पे इसके पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है।
यदि थोड़े से चार्ज देने पर ज्यादा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, और ज्यादा चार्ज दे रहे हैं उसके बावजूद भी इसकी पोटेंशियल कम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस तरह से एक रिलेशन है आपका चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, कि जो पोटेंशियल इस पे इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा इसके चार्ज के ऊपर, कितना आप चार्ज दे रहे हैं उसी रेशियो में आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब प्रोपोर्शनल हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे 1/CQ, यानी Q चार्ज जैसे चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो प्रोपोर्शनलिटी का तो संबंध है, लेकिन वो किस प्रकार से कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। V इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर कंडक्टर का कांस्टेंट जिसको हमने 1/C लिया हुआ। अलग अलग कंडक्टर अलग अलग बॉडी के लिए आपका जो ये कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल वो अलग अलग होगा, इसलिए इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो रहा है 1/CQ। अब यहाँ 1/C में C एक कांस्टेंट है, और उस C को यदि यहाँ से हम रिप्लेस करें, इस तरह से रीअरेंज करें, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q/V। ये C क्या है? ये C इस पर्टिकुलर कंडक्टर के किसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो C कितना है, Q/V। अब ये C क्या बता रहा है कि यहां पर देखिए कि सपोज हम इतना चार्ज देते हैं जिससे इसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो जाए। कितना चार्ज दे रहे हैं कि उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो जाए। Q चार्ज दिया, 1 वोल्ट बढ़ गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q/1, क्योंकि पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ है, 1। चार्ज कितना दिया है, Q, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, Q। तो किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होता है उस चार्ज को जिसको देने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन बन गई कि इफ राइज इन पोटेंशियल इज 1, सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये बताएगा कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के इक्वल होता है जिसको देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए। जिसको चार्ज कम देना पड़ेगा और 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ऑब्वियस बात है उसकी कैपेसिटी कम है, क्योंकि C इज इक्वल टू Q आ रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल के इंक्रीमेंट पर। जिसको बहुत सारा चार्ज दिया उसके बाद भी उसका पोटेंशियल 1 ही इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि चार्ज भी आपने बहुत ज्यादा दिया है और C इज इक्वल टू Q है। तो इस तरह से जो कंडक्टर ज्यादा चार्ज लेने पर कम पोटेंशियल इंक्रीज करता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। फिलहाल इस स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें या एक नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो उसकी कैपेसिटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया किसी भी सिस्टम या किसी भी कंडक्टर के लिए कि C इज इक्वल टू Q/V है। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं क्या होगी। तो यूनिट निकालेंगे तो यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की। अब आप Q इज इक्वल टू तो कूलाम है, V इज इक्वल टू आपका वोल्ट है। ठीक है, तो कूलाम पर वोल्ट को हमने क्या कहा है, कूलाम पर वोल्ट को फैराड कहा है। तो C इज इक्वल टू Q/V। तो यूनिट ऑफ C का मतलब यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ पोटेंशियल। यूनिट ऑफ चार्ज को आप कूलाम कहते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल को आप वोल्ट कहते हैं। तो कूलाम पर वोल्ट क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, उसकी यूनिट है फैराड। और ये फैराड जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ये फैराड आपके कैपेसिटेंस की बड़ी क्वांटिटी, जैसे 1 कूलाम भी चार्ज की बड़ी क्वांटिटी है, ऐसे फैराड भी चार्ज की बड़ी क्वांटिटी है। इसलिए ऐसे कुछ छोटे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैराड, 1 नैनोफैराड, 1 पिकोफैराड। 1 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ बिकॉज ऑफ माइक्रो। नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹। पिकोफैराड का मतलब होगा 10⁻12 फैराड। तो ये आपकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी का यूनिट निकल आया। अब देखते हैं जो कैपेसिटेंस होता है, जो इसका ये एट्रीब्यूट है चार्ज को होल्ड करने की, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब यहां से यदि हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें C की, तो C इज इक्वल टू Q/V है। तो डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा, Q का डायमेंशन अपॉन V का डायमेंशन। अब Q का डायमेंशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, और V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। हम लोग पहले देख चुके हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन Q। तो चार्ज अपॉन Q रखेंगे तो ये Q ऊपर चला जाएगा, तो Q² आ गया। और Q की जगह हम क्या लिख देंगे, IT, क्योंकि कूलाम तो आपका SI यूनिट है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा MKS में। तो Q इज इक्वल टू IT। फिर अपॉन W का मतलब है वर्क, तो वर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क की यूनिट। तो IT की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर,
और W की आपकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल यूनिट हो गया आपका, ये इसकी डायमेंशन हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डायमेंशन आपसे आ जाएगा m-1 L स्क्वायर T⁴ A2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपके कंडक्टर का कैपेसिटेंस और उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन हमने यहाँ पर निकाल ली। अब आप इसको नोट कर लें। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तो हमने एक जनरल डेफिनेशन क्रिएट करी कि किसी बॉडी की या किसी इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटेंस क्या होती है। वो कैपेसिटेंस होती है C = Q/V, यानी पर यूनिट पोटेंशियल के लिए कितना चार्ज देना चाहिए, उसी को हम उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम स्पेसिफिक कोई एक बॉडी ले रहे हैं और उस बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं जो उसके शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर लिया है। आइसोलेटेड का मतलब ये हो गया कि वो किसी और बॉडी को टच नहीं कर रहा। तो जब आप किसी को चार्ज देते हैं और बॉडी यदि किसी और बॉडी को टच कर रही है तो आपका गिवन चार्ज उस बॉडी के साथ साथ दूसरी बॉडी पर भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से आपका चार्ज आपकी सिर्फ आपकी गिवन बॉडी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमको जो बॉडी लेनी है वो आइसोलेटेड लेनी है, जो किसी और चीज को टच नहीं कर रही है, या टच कर भी रही है तो वहां पर से चार्ज आपका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें बॉडी का सिस्टम लेना है। तो सपोज हमने कोई एक स्टैंड लिया इस तरह से, ये आपका वुडन स्टैंड है और इस पर हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर, एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर हमने रख दिया जिसका रेडियस है A। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ पर आइसोलेटेड कंडीशन में है क्योंकि ये कंडक्टर किसी भी दूसरी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को टच नहीं कर रहा है और ये आपका स्टैंड नॉन कंडक्टर है, इसलिए जो भी चार्ज इसमें आएगा वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आपका एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर किया गया। अब इसकी हमें कैपेसिटेंस निकालनी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, गिवन चार्ज अपॉन रेज्ड पोटेंशियल C = Q/V। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि यदि इसको हम Q चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाता है और उसी से फिर हम C = Q/V करके कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो सपोज कि इसको कोई +Q चार्ज दिया और जैसे ही चार्ज देंगे वो आपके सरफेस पे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली हो जाएगा। अब ड्यू टू +Q चार्ज यहाँ पर कोई पोटेंशियल आ जाएगा इसके सरफेस पे। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे गिवन चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो V = होता है 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस पॉइंट की। अब यदि हम सरफेस की बात करेंगे तो डिस्टेंस A है तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q/A। अब 1/4πε0 को आप सिंपली K लिखते हैं, K फॉर कांस्टेंट। तो इक्वेशन आपकी बन जाती है पोटेंशियल की V = KQ/A। यहाँ पर K क्या है, K आपका 1/4πε0 है। तो अब कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, C = Q/V। Q टोटल आपने चार्ज दिया है और V यहाँ पर पोटेंशियल हो गया है। तो कैपेसिटेंस इसका कितना हो गया, Q/V हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें पोटेंशियल की यहाँ पर, तो Q/V, तो V की पोटेंशियल की वैल्यू KQ/A। Q से Q कैंसिल हो गया तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, A/K आ गया। और K क्या चीज था आपका, K था 1/4πε0, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो C = जगह A/1/4πε0। अब ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो C = क्या हो जाएगा, 4πε0A हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का जिसकी रेडियस A हो उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0A। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अच्छा, अब यही कंडक्टर अभी तो ये एयर में रखा हुआ था, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखा हुआ है। यदि इसी कंडक्टर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है, तो जैसे ये कंडक्टर आपका किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चेंज हो जाएगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग हो जाती है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी तो आपको लाने में किया गया वर्क भी अलग होगा, यानी पोटेंशियल भी अलग होगा। जब पोटेंशियल अलग होगा तो अब आपको चार्ज देने पर जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है वो भी पहले से अलग होगा। तो इसलिए कि सपोज जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके सराउंडिंग में है उसका कांस्टेंट कितना है, K। तो इस वजह से, और K की वैल्यू क्या होती है, ε/ε0 होती है।
तो अब जो हमारा C था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A की जगह, अब क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई है और उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होगी, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए, क्योंकि अभी एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस के लिए, अब यहाँ पर कोई मीडियम आ गया तो उसका परमिटिविटी रखी जाएगी। तो इस तरह से अब आपकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ए। और एप्सिलॉन को आप इस तरीके से आप रिलेशन जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के हो, उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन हो और फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो, तो के का मतलब होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप चाहें तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में रखा हुआ है आपका कंडक्टर, तब कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यदि आपको परमिटिविटी दी हुई है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके स्फेरिकल कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे होने पर कैपेसिटेंस के हैं। और ये जब आपका जो कंडक्टर है वो वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है, तब आपका इसकी कैपेसिटेंस ये हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों आपके एक ही स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस है, लेकिन कहाँ रखा गया है इस पर भी उनके कैपेसिटेंस में चेंज आ जाता है। अब आप चाहें तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो एक रिलेशन आपका आ गया कि C अपॉन C नॉट इज K। यानी जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप रख देते हैं तो कैपेसिटेंस आपका वैक्यूम के कंपैरिजन में K टाइम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी को आप और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू KC नॉट। ठीक है, यानी पहले कैपेसिटेंस आपका C नॉट था, लेकिन जैसे ही मीडियम में रख दिया तो नया कैपेसिटेंस पहले के कैपेसिटेंस की कंपैरेटिवली अब आपका K टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से आपके बॉडी का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर। अभी हम लोगों ने कंडक्टर लिया था, सिंपल कंडक्टर, और सिंपल कंडक्टर अपने एट्रीब्यूट, अपने शेप और साइज की वजह से कितना चार्ज होल्ड कर सकता है यूनिट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, उसको हमने उसे कैपेसिटेंस कहा था। अब हम यदि किसी कंडक्टर को किसी पर्टिकुलर शेप और साइज को और उसको किसी तरह से अरेंज करके उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकें, मतलब कि हम चार्ज तो दें लेकिन पोटेंशियल में उतना इंक्रीमेंट ना हो, तो यदि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पर हम किसी गिवन कंडक्टर को ज्यादा चार्ज दे सकें और पोटेंशियल में इंक्रीमेंट उतना ना हो जितना कि बिना उस अरेंजमेंट के रहने पर होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन हो गई कैपेसिटर की, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज separated by non-conducting medium such that it can store large amount of electric charge and energy in small space। जब चार्ज स्टोर होगा तो अपने आप वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, और स्मॉल स्पेस भी हो, कम से कम स्पेस होगा, तो यानी कैपेसिटर का साइज भी, उस इंस्ट्रूमेंट का साइज भी कम से कम हमें रखना है जिससे कि वो हमारे लिए मोर यूजफुल हो। तो यहां पर हम एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यानी यहां पर दो कंडक्टिंग प्लेट्स हम पैरेलल लेते हैं और उनका जो अरेंजमेंट है वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम ज्यादा चार्ज को कम पोटेंशियल इंक्रीज करके ही रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा होता है और किस प्रकार से वो ज्यादा चार्ज को स्टोर करता है। तो सपोज उसमें हमने दो प्लेट्स ली हैं आपकी, जो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, ये d डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या है, किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, जैसे कि आपकी ये दो प्लेट्स हो गई। अब इस पहली प्लेट पे यदि आप कोई चार्ज देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर पहली प्लेट पे कोई चार्ज दिया, इस तरह से प्लस चार्ज दिया, तो जैसे ही पहली प्लेट पर आप प्लस चार्ज देंगे इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इस प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब यदि ये कंडक्टिंग शीट पहले नहीं होती तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहती और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल होता। लेकिन जब दूसरी प्लेट हम ले आते हैं तो क्या होता है, इसके इंडक्शन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। आप देखेंगे इसके इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस के अंदर दूसरी प्लेट पर, और बाहर के सरफेस पे उतना ही अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपके ये चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो अब इस चार्ज से क्या होगा
इस दूसरी प्लेट को इसके सामने पैरेलल लाने से क्या फर्क पड़ा कि इंडक्शन की वजह से इस आपके दूसरी कंडक्टिंग शीट पर इंडक्शन की वजह से इसके सामने निगेटिव चार्ज और इसके अपोजिट फेस पर आपके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस चार्ज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। इस अपने खुद के चार्ज की वजह से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो देखा जाए ये निगेटिव पोटेंशियल इसके अपने पोटेंशियल को थोड़ा सा कम कर रहा है, लेकिन क्योंकि उतना ही चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव का भी क्रिएट है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल दोबारा से क्रिएट कर दे रहा है, तो एक तरह से नेट पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा। इफ समहाउ हम इसको मैनेज कर लें और ये इस सरफेस वाले चार्ज को यहाँ से गायब कर दें तो केवल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा और वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्रिएट किए गए पोटेंशियल को कम कर देगा। यानी इस अरेंजमेंट का पोटेंशियल पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो हमने तो उतना ही चार्ज दिया, लेकिन जो पोटेंशियल हो गया वो पहले कंपैरिजन में कम हो गया, और जब पोटेंशियल कम हो गया तो इसका मतलब इसको आप और चार्ज दे सकते हैं इसका पोटेंशियल फिर से उतना ही करने के लिए। तो इस प्रकार से इस अरेंजमेंट का पोटेंशियल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को जो इस तरफ है इसको यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं आपके ग्राउंड से। तो जब इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि वैसे ही अपने को दूर भागना चाहता है, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से बन गए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसको भागने का। लेकिन जैसे ही इसको हम जमीन से कंडक्ट करेंगे तो ये चार्ज को जाने का एक रास्ता मिल जाएगा, अपने को फैलाने का रास्ता मिल जाएगा, और ये चार्ज यहां से हट करके आपका जमीन में चला जाएगा, और फिर सिर्फ यहाँ पर केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा और ये पॉजिटिव, और इस तरह से ये पूरा एक कैपेसिटर हमारा वर्क करने लगेगा, जिसका पोटेंशियल पहले कंपेरेटिवली कम हो जाएगा और हम ज्यादा चार्ज देकर इसको आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है। अब इसको देख लेते हैं इस तरह से। इधर वाले सरफेस को तो हमने ग्राउंड पर कर देंगे तो ये आपका चार्ज जमीन पर चला जाएगा, और इस प्रकार से बैटरी को जोड़ने पर आपको इस तरफ का चार्ज पॉजिटिव का Q और इस तरफ का चार्ज निगेटिव का Q हो जाएगा। इसके आउटर सरफेस का चार्ज आपका जमीन में चला गया। तो ये वो सिस्टम हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जहां पर दो प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई एक स्मॉल डिस्टेंस d रखी हुई है। अब इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी है, इसका कितना कैपेसिटेंस है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज तो हमने Q दिया है, यहाँ पर ये Q चार्ज हमने सप्लाई किया था। अब यहाँ कितना पोटेंशियल है वो यदि हम और निकाल लें तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल से इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल निकालने के लिए ये है आपके पैरेलल शीट्स, और पैरेलल शीट्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का एक रिलेशन पता है, और वहां से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा वे ऑफ प्रोसेस होगा कि पहले हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो निकाल लें, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालें, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, चार्ज हमको ऑलरेडी पता है, तो हम चार्ज अपॉन पोटेंशियल रख करके यहाँ का कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से या चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आपका चार्ज एक तरफ ही है, इसमें भी चार्ज एक तरफ की ही है, तो इसलिए ये जो चार्ज है ये एक चार्ज सीट की तरह बिहेव करेगा, और चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा को आप Q अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल टू, वो किसी एक चार्ज सीट की वजह से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां सिग्मा क्या है? सिग्मा होता है Q अपॉन A। तो इस तरह से सिग्मा की जगह लिख सकते हैं Q अपॉन आपके सीट का एरिया Q अपॉन A, और 2 एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी है। तो इस तरह से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई प्लस Q चार्ज की वजह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को Q अपॉन A तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहां पर निगेटिव चार्ज भी आ गया है, इसकी वजह से भी हो जाएगी E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि जो चार्ज आता है वो इक्वल और अपोजिट आता है। फर्क क्या पड़ जाएगा, प्लस की वजह से चार्ज सामने की ओर था और माइनस की वजह से भी इधर की ओर ही चार्ज हो गया। इस तरह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो सेम डायरेक्शन में हो गई, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम यहां पर अब लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगी, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन हम लोग जानते ही हैं, सिग्मा की Q अपॉन A, तो आपका E हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इस वाली फील्ड की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, और इतना ही चार्ज आपका ये है तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट उसकी वजह से हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इतनी हो गई। आप इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दोनों प्लेट्स के बीच में। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, लास्ट टर्न पे। यानी इसको यदि और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर जनरल फॉर्मूला हमने ये पढ़ा कि dv इज इक्वल टू माइनस वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी आर, और यदि यूनिफॉर्म फील्ड है जैसा कि यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dx, या dr दिखा रहे हैं। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस, तो हम किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके बीच की निकल आई, वो हमारी ई है, और डिस्प्लेसमेंट यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट की है, वही डायरेक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट की है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जिन पॉइंट्स के बीच का आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए जब आप इसको ओपन भी करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई डी आर और कॉस थीटा, तो यहां कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी ए से बी की डिस्टेंस है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा आपका जीरो हो गया, तो सिंपली क्या बन जाएगा, ई डी आर बन जाएगा, ठीक है। अब डी आर कहें या डी एक्स कहें, कहीं पर हम लोग डी एक्स लिख लेते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और कहीं पर हम लोग डी आर लिख लेते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है फॉर्मूले में आपने डी आर को कहा या डी एक्स को कहा है। इसको हम डी एक्स कह दें तो ये ई डॉट डी एक्स हो जाएगा, तो ये ई डॉट डी एक्स लिख देंगे, तो यहाँ आप ई डॉट डी एक्स लिख देंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आपका जो थीटा है वो जीरो है, कॉस जीरो आपका 1 हो गया, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो गया माइनस ई डी एक्स। तो इस इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, सॉरी अब ओपन कर दिया तो ई इंटू डी एक्स हो गया, और डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल का मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आप किस तरफ चल रहे हैं, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए हमने थीटा भी जीरो लिया हुआ है, तो इसका मतलब फाइनल प्लेट हमारी बी हुई, फाइनल पॉइंट बी पे हुआ और इनिशियल पॉइंट ए पर हुआ, तो इसका मतलब डेल्टा वी का मतलब भी हो गया फाइनल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एट ए, तो वी बी माइनस वी ए, ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल, इक्वल हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, तो इनटू डिस्टेंस डी, ठीक है। और कॉस जीरो था यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में है, तो वो 1 हो गया, इसलिए वो यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो इस प्रकार से चेंज इन पोटेंशियल इस प्लेट के बीच में कितना आ गया, ई इंटू डी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्लेट है ये आपकी ग्राउंड से कनेक्ट है। जब भी कोई प्लेट या कोई भी बॉडी आपकी ग्राउंड से कनेक्ट होती है तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि आप जितना भी आप चार्ज देते जाओ उसमें कोई आपके फर्क नहीं पड़ता, या उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है आपके अर्थ की, इसलिए कितना भी इन्फिनाइट चार्ज आप दे दें तब भी उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए जो इसको चार्ज दिया गया है उसको हम जो इसको कनेक्ट कर दिया जाता है आपके ग्राउंड से, तो जिस भी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे उसके पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं, क्योंकि अर्थ को चार्ज देने में कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ता, जितना चाहे चार्ज अर्थ को दे सकते हैं। तो जब आप अर्थ को चार्ज देने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब अर्थ पर कोई पोटेंशियल भी नहीं है।
तो जैसे ही आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया आपने सेकंड प्लेट को, तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ वी क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से वी जब जीरो हो जाएगा तो माइनस वी ए इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई जो इनको जोड़ने से आपकी आई थी। तो अब आपका इनके बीच का पोटेंशियल निकल आया और अब आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, इनके बीच का पोटेंशियल। और उनके बीच का पोटेंशियल क्या, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये उनके बीच का पोटेंशियल हो गया। क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस तरह से हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया। पहले हमने उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, फिर उनके बीच का पोटेंशियल निकाला, फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल करके कैपेसिटेंस निकाल लिया। यही प्रोसेस आप किसी भी सिस्टम के लिए करेंगे। कहीं पर भी यदि आपको इस तरह से कैपेसिटेंस निकालना है तो प्रोसेस आपका हमेशा यही 3 स्टेप रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल और फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल यानी कैपेसिटेंस। तो अब आप इसको कॉपी कर लें। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और सबसे पहले हम ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी जब कई सारे कैपेसिटर्स को हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है उस पूरे सिस्टम का, उसको हम यहां पर निकालेंगे। तो जैसे सपोज कि ये कोई आपका कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं इनकी, और इसमें एक पहली प्लेट को आप एक चार्ज देते हो किसी बैटरी के द्वारा। तो बैटरी को जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट, कैपेसिटर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से चार्ज निकलकर आपके प्लेट पर जाएगा और इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट पर भी आ जाएगा और उसके अपोजिट साइड भी आ जाएगा। अब यदि इस चार्ज को इस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को आप दूसरे प्लेट से दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो, तो दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट को जैसे ही इससे कनेक्ट करोगे, इसके इस सरफेस पे जो चार्ज था, सेकेंड सरफेस पे जो चार्ज था, वो जो चार्ज कहीं नहीं जा पा रहा था, वो इस सरफेस पे इकट्ठा था। जैसे ही आपने इसको दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट किया, इस चार्ज को जाने का रास्ता मिल गया और वो यहाँ पर जाकर एक्सप्रेड हो गया और इस तरह से यहाँ पर चार्ज आ गया। और सामने वाली प्लेट के वजह से इंडक्शन से यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आ गया और सेम उसी प्रोसेस से इस तरफ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यदि हम कोई तीसरा आपका कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो ये चार्ज यहाँ पर जाएगा और सामने वाले कंडक्टर प्लेट की वजह से, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यदि हम इसको आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जोड़ देते हैं तो जो इधर वाला चार्ज था वो आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में चला जाता है और इस प्रकार से ये कैपेसिटर्स के इंटरनल सर्फेसेस पे आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है और ये आपके कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का, जब आप एक कैपेसिटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा जोड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, किसी की कैपेसिटी कम होगी, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो उनकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि जो चार्ज गया है वो चार्ज आप देख रहे हैं पूरे में सेम गया है। जो चार्ज पहले कैपेसिटर को गया था वही सेम चार्ज दूसरे कैपेसिटर को गया है, वही सेम चार्ज आपका तीसरे कैपेसिटर को गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। अब चार्ज सेम है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होगी तो सब पर पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q अलग होगा तो V भी अलग होगा, जिससे कि C आपका अलग अलग है। तो अब जो बैटरी आपने ली है तो बैटरी का भी कोई पोटेंशियल होता है। तो सपोज हमारी बैटरी का पोटेंशियल है V, और बैटरी के पोटेंशियल को हम इस प्रकार से कहते हैं कि जो V पोटेंशियल है वो इन दो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस है। यानी बैटरी का पोटेंशियल एक्चुअली में बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी इस तरफ यदि पोटेंशियल V1 हो, इस तरफ V2 हो, तो V2 माइनस V1 जो है वो आपका V है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि यदि नेगेटिव टर्मिनल को हम जीरो पोटेंशियल पे मान लें तो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो V पोटेंशियल पे हो जाएगा, जिससे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। तो जब भी हम किसी बैटरी का पोटेंशियल बताते हैं तो हम एक्चुअली में उनकी दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बताते हैं। जैसे किसी बैटरी का पोटेंशियल इधर 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब हो गया कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो 12 वोल्ट है। अब उसमें यदि आप नेगेटिव को 0 मान लेते हैं तो आपके पॉजिटिव पर आपका कितना हो गया, 12 अपने आप होगा, जिससे कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो, 12 वोल्ट। अब यदि हम यहाँ पर सपोज 10 वोल्ट मान लें नेगेटिव पर,
तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा 10 प्लस वी, यानी 10 प्लस वी, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी का रह गया। तो हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है दोनों प्लेट के बीच का। हमने नेगेटिव प्लेट का 0 माना, इसलिए इस प्लेट का कितना हो गया, वी। अब आपकी ये जो प्लेट है, पहले कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है, वो आपकी इसी प्लेट से कनेक्ट है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही आपके इस दूसरी प्लेट, पहली प्लेट का भी पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस प्लेट का पोटेंशियल V है, इन दोनों प्लेट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी कैपेसिटी पे डिनोट करेगा। यानी इसका पोटेंशियल यदि V है तो इसका पोटेंशियल कोई और होगा, जिससे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यदि आप इसका ही पोटेंशियल V मानोगे तो V माइनस वी हो जाएगा 0, यानी इनके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, तो इसलिए यहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब यहां यदि V है तो यहां पर कोई और पोटेंशियल होगा, से फॉर V1 होगा। तो इस तरह से हमने मान लिया कि यहां पर पोटेंशियल कितना है, V1। अब ये वाली प्लेट आपकी इसी प्लेट से कनेक्ट है, तो इस वाली प्लेट पर भी यही पोटेंशियल होगा जो इस प्लेट पर है, तो यानी इस प्लेट पर ही पोटेंशियल हो गया आपका V1। अब ये भी एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर चार्ज तो Q है, यहां कुछ कैपेसिटेंस होगा, यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इस चार्ज प्लेट का पोटेंशियल V1 है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल कुछ और होगा, जिससे कि इनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां पर पोटेंशियल मान लिया हमने कि V2 होगा। अब ये वाली प्लेट इस प्लेट से जुड़ी हुई है, तो जो पोटेंशियल इस प्लेट पे होगा, इससे जुड़ी होने वाली प्लेट पर भी वही पोटेंशियल होगा, तो इस पर ही पोटेंशियल कितना हो गया, V2 हो गया। अब ये वाली प्लेट आपकी किससे जुड़ी हुई थी, निगेटिव टर्मिनल से, तो इस प्लेट पे पोटेंशियल वही होगा जो इस पे पोटेंशियल होगा, इस पर 0 है तो यानी यहां पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चार्ज आपका सेम रहता है और जबकि पोटेंशियल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसी को लेकर हम यहां पर अपने नेट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को डेवलप करेंगे। तो कैसे करेंगे कि सपोज जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर C1 है वो कितना हो गया, V माइनस V1, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, Q अपॉन C के, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो गया इस कैपेसिटर के चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के, तो चार्ज तो Q है, इसी कैपेसिटेंस C1 है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q अपॉन C1 के। ऐसे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसके चार्ज अपॉन C2 इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह से इसका हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे थर्ड चार्ज का देख लें तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके चार्ज अपॉन इसके कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से आपके तीनों पोटेंशियल, तीनों कैपेसिटर्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने निकाला। अब यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो आप ऐड करने में देखेंगे कि V1 से V1, V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये तो 0 ही था, इसको लिखने कोई मतलब नहीं है, तो सिंपली क्या आ गया, V, यानी बैटरी का टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3 के, यानी ये पोटेंशियल इक्वल है इस पोटेंशियल प्लस इस पोटेंशियल प्लस इस पोटेंशियल के। अब आप यहां से Q कॉमन ले सकते हैं, तो आपका रिलेशन इस प्रकार से बन गया, V इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। Q को आप इस तरफ ले आइए तो रिलेशन आपका V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 हो गया। अब थोड़ी देर की इसको इग्नोर करिए, तो V का मतलब हो गया टोटल पोटेंशियल, Q का मतलब हो गया टोटल चार्ज जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो पोटेंशियल अपॉन चार्ज क्या होता है उसको आप देखेंगे, तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू होता है आपका यहां से V अपॉन Q को कह दें तो V अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C। Q इज इक्वल टू CV, तो V अपॉन Q क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन C, और ये C क्या है, टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल, तो ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस, यानी 1 अपॉन C इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी आपके C1 C2 कैपेसिटर्स यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट इफेक्ट जो होगा वो एज ए सिंगल कैपेसिटर की तरह होगा, जिसका कैपेसिटेंस 1 अपॉन C इक्वल टू दिस के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अब कैपेसिटर्स हम लोग
पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे। तो जैसे यहां पर हमने एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ दिया इस तरीके से, और जैसे ही जोड़ेंगे इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज V है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का V हो गया, निगेटिव टर्मिनल का 0 हो गया। और जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप तो पॉजिटिव टर्मिनल से कोई चार्ज Q1 यहाँ पर पहुंच जाएगा, और क्योंकि ये सीट पैरेलल में है तो एक इंडक्शन से चार्ज क्रिएट होगा और इधर वाला चार्ज आपका वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा सपोज किसी चार्ज वैल्यू Q1 से। ठीक है, अब हम कोई दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं इसी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये चार्ज होगा तो क्योंकि दोनों प्लेट्स आपकी इसी बैटरी से कनेक्ट हैं तो इस प्लेट पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका V, क्योंकि ये V से जुड़ेगा, और इधर नेगेटिव है तो इस तरफ का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपकी प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो वही हो जाएगा जो आपकी बैटरी की प्लेट्स के बीच में है। या यूं कहें कि बैटरी तब तक चार्ज को फ्लो करती रहेगी जब तक कि इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपके इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा जो बैटरी के बीच में है, और जो चार्ज यहाँ पर गया है वो डिपेंड करेगा ऐसी कितनी कैपेसिटी थी कि ये अपने चार्ज को लेकर के अपने पोटेंशियल को इतना बढ़ा दे। अब सपोज हम यहाँ पर कोई दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं और उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो जब उसको कनेक्ट करेंगे तो बैटरी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल अपना ही बनाना चाहेगी, क्योंकि ये वाला आपका जो प्लेट है वो V से जुड़ा है और इधर वाली प्लेट आपकी निगेटिव G से 0 जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी V पोटेंशियल होगा, और उसके लिए ये कुछ चार्ज यहाँ पर सेंड करेगा। तो सपोज कोई Q2 चार्ज यहाँ पर सेंड करता है और पहले की तरह ही अंदर की सरफेस पे इंडक्शन की वजह से आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो वापस यहाँ आ जाएगा और फिर से इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल हो जाएगा वो यही हो जाएगा। क्योंकि ये वाली प्लेट आपकी इस प्लेट से जुड़ी है तो V पोटेंशियल रहेगा, ये वाली प्लेट आपकी इस प्लेट से जुड़ी है तो उस पर पोटेंशियल 0 रहेगा। अब हम कोई तीसरा कैपेसिटर जोड़ लेते हैं, तो उसको भी इसी तरह से जब जोड़ेंगे तो सपोज उसमें कोई चार्ज आपका Q3 चला जाएगा और फिर से वो इंडक्शन की वजह से पैरेलल और एक्स्ट्रा चार्ज वापस यहाँ पर आ जाएगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल वही हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट आपकी इस तरफ जुड़ी है और ये प्लेट आपकी निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो इस पर ही पोटेंशियल V0 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल सारे कैपेसिटर्स पे सेम होता है, क्योंकि बैटरी के सेम टर्मिनल से जुड़े होने की वजह से उन पर ही पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है। लेकिन सबकी क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डेवलप करने के लिए उन पर जो चार्ज होगा वो उनकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। यानी किसी पर चार्ज Q1 होगा, किसी पर Q2 और किसी पर Q3, और सब पे चार्ज इंडिविजुअली जाएगा, इसलिए जो टोटल चार्ज यहां से निकलेगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किए गए। अब इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जो चीजें मैंने बताई दी कि सारे चार्ज कैपेसिटर्स पे सेम पोटेंशियल होगा। अब इनका कैपेसिटेंस सपोज कर लिया C1 C2 C3 है, तो अब C1 पे कितना चार्ज होगा हमको फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू CV, ये हम पीछे से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो चार्ज यदि C और V के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1V। ऐसे दूसरे प्लेट के लिए Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2V। ऐसे तीसरी प्लेट के लिए यहाँ पर कितना चार्ज है Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3V। और टोटल चार्ज कहाँ से निकला है, आपकी बैटरी से निकला है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा दोनों साइड। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नेट चार्ज जो बैटरी से आपने डिस्चार्ज किया है। तो टोटल Q इज इक्वल टू हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 C3V। V तो कॉमन हो गया, V से आप डिवाइड कर दें तो Q अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q और V क्या है, Q है यहां से निकला गया इस टोटल सिस्टम पे टोटल चार्ज, तो पूरे सिस्टम का चार्ज Q, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल V, तो सिस्टम का चार्ज अपॉन सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिस्टम का कैपेसिटेंस, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो पूरे सिस्टम का चार्ज Q, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल V, तो Q अपॉन V हो गया पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो इस तरह से आपका पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका ओके। तो अब हम एक नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं किसी बैटरी से कनेक्ट करके, तो बैटरी से चार्ज निकलकर कैपेसिटर के प्लेट्स पर जाकर इकट्ठा होता है।
जब ये प्लेट्स पर चार्ज पहुंचता है तो जैसे जैसे चार्ज पहुंचता है वैसे वैसे वहां पर पोटेंशियल जनरेट होता जाता है और आपको एक्स्ट्रा चार्ज ले जाने के लिए ऑलरेडी अवेलेबल पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और वो वर्क वहां पर कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जैसे हम अपना एक अरेंजमेंट लें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है कि इसमें पैरेलल प्लेट्स की प्लेटों के बीच में आपके बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उससे Q चार्ज निकलकर यहाँ पर गैदर हो गया और इसकी वजह से यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई। जैसे जैसे हम चार्ज को लेके गए हमको यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ गया और वो वही वर्क यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर हो गया। तो अब यदि उस वर्क को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सपोज वर्क डन क्या निकालना है, Q चार्ज को हमने यहाँ पर मूव किया है क्योंकि पहले कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं था तो कितने चार्ज को मूव किया यहाँ पर Q चार्ज को मूव किया। कैसे चार्ज को मूव करते हैं, निगेटिव प्लेट से लेकर पॉजिटिव प्लेट को देते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टोटल Q चार्ज निगेटिव प्लेट से लेकर के हमने पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पर दिया है और उसमें कुछ हमने वर्क किया। अब वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वर्क के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, वर्क कहें या उसको एनर्जी कहें, वो इक्वल होता है Q इंटू वी के। यानी V पोटेंशियल पे यदि हम कोई Q चार्ज ले जाते हैं तो जो हमें वर्क करना पड़ता है वो होता है Q इंटू वी और वही वर्क आपका एनर्जी पे कहलाता है। इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो पूरे प्रोसेस के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज और V यानी पोटेंशियल यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। हमने टोटल चार्ज Q दिया है और फाइनल पोटेंशियल यहाँ पर V हो गया, लेकिन जैसे जैसे चार्ज देते गए वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता गया, इसलिए पूरे प्रोसेस के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस फॉर्मूले को देखकर हम ये बता सकते हैं कि Q और V चार्ज और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज और पोटेंशियल का कोई ग्राफ हो तो उस ग्राफ का एरिया जो होगा वो आपको क्या बता देगा, वो आपको Q इंटू वी बताएगा यानी वर्क बताएगा। तो यहां पर यदि इस कैपेसिटर को दिए गए चार्ज और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन हमको पता हो और उस रिलेशन से यदि हम ग्राफ ड्रा कर लें तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया आपको बताएगा Q इंटू वी यानी आपको वर्क एनर्जी निकल आएगी। तो ठीक है, तो इस तरह से हमको पता है कि यहाँ पर Q और V का प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब Q और V का जो ग्राफ होगा उसमें जो ग्राफ बनेगा उसका जो एरिया होगा वो आपको क्या बता देगा, वर्क एनर्जी बता देगा। क्योंकि हमको पता है किसी भी दो क्वांटिटीज के यदि मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो वेरिएबल और एक दूसरे पर डिपेंड है तो उनसे रिलेटेड यदि कोई हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया हमेशा उन दो वैल्यूज के प्रोडक्ट को बताता है। तो ऐसे यहाँ पर हम इसको कैपेसिटर को दिए गए चार्ज Q और इस पर चेंज हुए पोटेंशियल के बीच में ग्राफ को जनरेट करेंगे। किसी ग्राफ को जनरेट करने के लिए हमको उस वैल्यूज के बीच का एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है कैपेसिटर को गिवन चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, वो हमको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है और C कैपेसिटर का कांस्टेंट है यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पोटेंशियल के। तो इसका मतलब यदि Q और V के बीच हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस तरह से वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि जैसे जैसे Q इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो जो ग्राफ जनरेट होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा और Q और V के ग्राफ के बीच का एरिया Q इंटू वी बताएगा यानी वर्क बताएगा। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि इस Q और V का जो ग्राफ जनरेट किया है उसके नीचे का हमको एरिया निकालना है और उसके नीचे का एरिया ये एक ट्राइंगल की तरह होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वो हमारा Q और V का प्रोडक्ट बताएगा गिवन कंडीशन के लिए और वही आपको क्या हो जाएगा, वर्क और एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एनर्जी निकालेंगे यानी इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया आपका Q तो हाफ इंटू Q और हाइट हो गई आपकी पोटेंशियल तो हाफ Q इंटू वी। यानी इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एनर्जी खर्च होगी या जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो होगी आपकी हाफ Q इंटू वी। अब इस फॉर्मूले को आप डिफरेंट अदर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द रिलेशन Q इज इक्वल टू CV। अब यदि आप Q इज इक्वल टू CV यहाँ पुट कर दें तो Q के प्लेस पे यदि CV रखेंगे
तो सी वी और वी ऑलरेडी है तो सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे ही अब आप v को कन्वर्ट कर दें तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा। तो यहां यदि v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी आ जाएगा। तो ये तीनों ही फॉर्मूले एक ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में लिखे गए हैं। तो इस तरह से किसी कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने पर जबकि उसके सिरों पर पोटेंशियल, उसके एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल v हो तो गिवन वर्क या एनर्जी स्टोर होती है 1/2 QV या 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब ये एनर्जी इस पूरे कैपेसिटर में स्टोर है तो आप एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यदि इस एनर्जी में इस कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपको यहाँ की एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी। तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कितनी निकाली है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज हमने हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी को यूज किया और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए तो इसका एरिया हो गया, डी देन आपकी विथ हो गई, तो एरिया इंटू विथ क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम हो गया। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 AC/D। अब आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। उस C की वैल्यू को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर ऊपर 2C की जगह एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और AD आपका ऑलरेडी था। अब आप यहाँ पर D और D कैंसिल कर सकते हैं, A से A स्क्वायर हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और A स्क्वायर। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब आप इस एनर्जी डेंसिटी को चाहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, Q तो टोटल चार्ज है, A आपका एरिया है। अब Q अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब यदि Q अपॉन A की जगह सिग्मा लिखें तो ये Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो अब एनर्जी डेंसिटी आपकी कितनी आ गई, अब एनर्जी डेंसिटी आपकी आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहें तो इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले केस में आपने देखा था। तो यहां पर इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर की जगह E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पुट कर देंगे और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन का एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो एनर्जी डेंसिटी आ गई वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गई। इसको आप सिंपली UE लिख सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई आपकी चार्ज के फॉर्म में। तो इस तरह से आप तीन फॉर्मूले आपके अलग अलग टर्म्स में एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर आपने निकाल लिया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम एक दूसरे मेथड से भी निकालेंगे। यहाँ पर तो हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी या जो एनर्जी है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल होती है और जब भी दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उनके बीच के ग्राफ का एरिया भी हमको वो चीज आपको जो प्रोडक्ट है वो दे देता है। अब हम इसका दूसरा मेथड यूज करेंगे। सपोज सिस्टम तो वही है, चार्ज भी आपने कैपिटल क्यू दिया है, पोटेंशियल बी के अगेंस्ट, इस तरह से टोटल वर्क आपको निकालना है यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि सपोज किसी समय यहाँ पर पोटेंशियल एट एनी टाइम पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी। अब वहां पर हम कोई छोटा सा चार्ज दे रहे हैं डी क्यू। ये चार्ज इतना छोटा है कि हमारे पोटेंशियल में कोई जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हम वर्क का फॉर्मूला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने चार्ज जो ट्रांसफर किया है वो बहुत नेग्लिजिबल है और उससे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसलिए इस पोटेंशियल पर इस स्मॉल एलिमेंट पर दिया गया चार्ज, इस स्मॉल एलिमेंट चार्ज को देने पर जो वर्क है वो हम निकाल सकते हैं और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू वी। अब चार्ज आपने बहुत स्मॉल लिया है, पोटेंशियल फिक्स है, तो आपका स्मॉल वर्क हो जाएगा DW इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है,
ये इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो हम चार्ज दे रहे हैं वो बहुत छोटा दे रहे हैं, और उस छोटे से चार्ज देने के दौरान जो यहाँ का पोटेंशियल है जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से उस छोटे से चार्ज को देने में जो वर्क होगा वो हो जाएगा dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। अब टोटल जो चार्ज हमने दिया उसका वर्क कैसे निकालेंगे, तो उसके वर्क के लिए हमको इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा dw इज इक्वल टू वी डी क्यू, यानी इस तरह के जितने छोटे छोटे चार्जेस दिए हैं सबका अलग अलग वर्क निकाल कर सबका सम कर दें या इस इक्वेशन का इंटीग्रल कर दें। जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल करते समय हमको पता है कि हम इंटीग्रल तभी कर पाते हैं जब जो फंक्शन ने यूज किया होता है वो उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में वैल्यू चेंज हो रही होती है। जैसे यहाँ पर वैल्यू q चेंज हो रही है, यानी इंटीग्रेशन हमको चेंज इन q के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो आपका पोटेंशियल है उसको भी आपको q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम पोटेंशियल को q के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो फॉर्मूला आए या जिसको यहाँ पर रिप्लेस करे उसमें और कोई वेरिएबल ना हो, क्योंकि यदि और वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तो v वेरिएबल है, यानी v पोटेंशियल है जो q की वजह से पूरे प्रोसेस के दौरान चेंज होगा। तो इस v को हमें कन्वर्ट करना है इस q के फॉर्म में, ये ध्यान रखते हुए कि अब जब हम रिप्लेस करेंगे v को तो उसमें कोई दूसरा नया वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो एक हमको रिलेशन पता है अपनी दी हुई कंडीशन के लिए, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस तो गिवन कंडक्टर का या गिवन कैपेसिटर का चेंज नहीं होने वाला, यानी इस v को यदि हम कन्वर्ट कर दें q अपॉन सी से तो c तो हमारा कांस्टेंट है और q के फॉर्म में तो हम इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम v को रिप्लेस कर देंगे q अपॉन सी से, तो q हो गया अपॉन c। अब c आपका कांस्टेंट है कैपेसिटेंस का तो वो आपका बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा q इंटू डी क्यू। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम बताते हैं कि हम कहां से कहां तक की लिमिट ले रहे हैं। तो हम चार्ज शुरुआत में कितना था, q की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, 0 थी। जैसे जैसे चार्ज देते गए तो फाइनली मैक्सिमम चार्ज कितना पहुंच गया, कैपिटल Q पहुंच गया। तो इस तरह से लिमिट जो हमारी स्मॉल q की है, यानी जो चार्ज हम दे रहे हैं उसमें जो वेरी हो रहा है वैल्यू वो 0 वैल्यू से लेकर कैपिटल Q तक वैल्यू वेरी कर रहा है। शुरुआत में चार्ज 0 है और अंत में जाते जाते चार्ज कितना हो जा रहा है, कैपिटल Q। तो हमारे जो चार्ज की लिमिट है वो हो जाएगी 0 से कैपिटल Q तक। अब Q डी क्यू का मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन x dx, और इंटीग्रेशन x dx में इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन इस तरह से x dx हो तो जो फॉर्मूला है वो हमारा है पावर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है तो स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन q dq है, तो q dq तो इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2। 1/c तो कांस्टेंट टर्म है वो ऑलरेडी बाहर रहेगा, और अब इस लिमिट को हम लगा देंगे 0 से कैपिटल Q तक। तो एक बार हमारे स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट कैपिटल Q और माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट 0, तो 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ कैपिटल Q रख दिया। तो इस तरह से W हमारा कितना आ गया, हाफ Q यानी कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन C। तो देखिए वही वर्क का फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने पीछे निकाला था। तो इस तरह से आपने वर्क को या टोटल एनर्जी जो यहाँ स्टोर हो रही है उसको हमने इस मेथड से निकाल लिया। पिछले मेथड में हमने ग्राफ का यूज करके टोटल वर्क यहाँ पर निकाला था कि कितना वर्क हमने किया, कितनी एनर्जी स्टोर हुई। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ा और यही वर्क आपका एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा, यानी इसको हम एनर्जी कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट टर्न पर हम और आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।